नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम टेस्ट 6 लेकर आए हैं। हमारी जो टेस्ट सीरीज चल रही है 12 जुलाई से, और 70 डेज प्रोग्राम है, क्रैश कोर्स है यूपी पीसीएस 2017 का। क्योंकि जो यूपी पीसीएस का प्री का एग्ज़ाम है वो 24 सितंबर को होने वाला है। इसी के लिए हम एक टेस्ट सीरीज चला रहे हैं 70 डेज प्रोग्राम के तहत। 12 जुलाई से चल रही है वो, जिसमें हम 50 टेस्ट देंगे। कुछ 40 इसमें मॉड्यूल के रूप में आएंगे टेस्ट होगा और 10 फुल लेंथ पेपर होंगे। किसी दोस्त को अगर एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें 8317040152 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। दोस्तों, एक मनी बैक गारंटी के रूप में हम अपनी एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, हमारी टीम लेती है। उसमें यह है कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट इस कोर्स में एनरोल करता है और वो रोज़ पेपर देता है और रोज़ पास करता है इस टेस्ट को, लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो प्री का एग्ज़ाम नहीं निकाल पाता है तो हम एक अपनी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए उसका जो फीस होगी वो वापस कर देंगे। इसके पीछे एकमात्र कारण ये है दोस्तों कि अगर कोई स्टूडेंट पैसा दे रहा रोज़ पेपर दे रहा है और पास कर रहा है, इसका मतलब है कि वो मेहनत कर रहा है। और अगर वो प्री एग्ज़ाम नहीं निकाल पाता है तो इसका मतलब है कि हमारे ही कोर्स में या हमारे जो टेस्ट मटेरियल में ही कुछ कमी है। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए हम एक उसका पैसा वापस कर देंगे। तो दोस्तों, आप इस 8317040152 पे आप हमें कॉल कर सकते हैं और बाकी कोर्स की डिटेल्स आप हमसे ले सकते हैं। खैर दोस्तों, समय ना बर्बाद करते हुए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। 2 अगस्त 2017 को घोषित नई मौद्रिक नीति में आरबीआई ने रेपो रेट कितना रखा है? 2 अगस्त को आरबीआई ने कुछ रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट और बैंक रेट में कुछ कटौती और बढ़ोतरी की है। तो यही पूछा गया कि आरबीआई ने नया रेपो रेट कितना रखा गया है। दोस्तों, पीसीएस में प्री में क्वेश्चंस आते हैं इस तरह के, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम होने में भी सिर्फ 50 दिन रह गए हैं, तो और ये क्वेश्चन आ सकता है। ऑप्शन है 6.25, 6.50, 6.0 और 6.15। तो दोस्तों, आंसर है 6.00, आंसर सी। तो नई मौद्रिक नीति में आरबीआई ने जो रेपो रेट रखा है वो कितना रखा है? 6.00, 0.25 की कटौती की गई है। दोस्तों, पहले समझते हैं कि रेपो रेट है क्या। बैंकों को अपने दैनिक कामकाज के लिए प्रायः ऐसी बड़ी रकम की जरूरत होती है जिनकी मियाद एक दिन से ज़्यादा नहीं होती। इसके लिए बैंक जो विकल्प अपनाते हैं उनमें सबसे सामान्य है केंद्र बैंक यानी भारत आरबीआई से रात भर के लिए ओवरनाइट कर्ज लेना। इस कर्ज पर रिवर्स बैंक को उन्हें जो ब्याज देना पड़ता है उसे ही रेपो रेट कहते हैं। रेपो रेट कम होने से बैंकों के लिए रिजर्व बैंक से कर्ज लेना सस्ता हो जाता है और इसलिए बैंक ब्याज दरों में कमी करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रकम कर्ज के तौर पर दी जा सके। रेपो रेट में बढ़ोतरी का सीधा मतलब यह होता है कि बैंकों के लिए रिजर्व बैंक से रात भर के लिए कर्ज लेना महंगा हो जाएगा। साफ है कि बैंक दूसरों से कर्ज लेने के लिए जो ब्याज दर तय करते हैं वह भी उन्हें बढ़ाना पड़ता है। दोस्तों, है क्या कि बैंक काम करता है और इनका ट्रांजैक्शन होता है। अगर मान लीजिए अपनी ये जो ट्रांजैक्शन हम रोज का करते हैं और उसमें उनको लगता है कि आज अपना जो बैलेंस शीट है वो मैच नहीं कर पा रही है और उनको कुछ एक्स्ट्रा पैसे की ज़रूरत है, तो ओवरनाइट, क्योंकि आरबीआई ने कहा है कि हर दिन का आपको जो बैलेंस शीट है वो मैच करनी होती है। तो जब बैंक देखता है कि वो आज एक दिन के लिए वो उनका बैलेंस शीट मैच नहीं कर रही है तो वो आरबीआई से पैसा लोन लेते हैं जितने की उनको ज़रूरत होती है। जो वो लोन लेते हैं ओवरनाइट के लिए, तो वो पैसा आरबीआई इनको कुछ इंटरेस्ट रेट पे देता है जिसको हम रेपो रेट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, वही जो ब्याज होता है उसको रेपो रेट कहा जाता है जो बैंक आरबीआई से लेता है। और कितना रख दिया नई नीति के हिसाब से? 6.00। कितनी कटौती हुई है? 0.25 की। अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि 2 अगस्त 2017 को घोषित नई मौद्रिक नीति में आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट कितना रखा है? अब पूछा रिवर्स रेपो रेट कितना रखा है। रेपो रेट तो 6.00 है, लेकिन रिवर्स रेपो रेट कितना है? ऑप्शन है 6.00, 5.75, 5.50, 5.25। दोस्तों, इसका आंसर है बी, 5.75। और रिवर्स रेपो रेट दोस्तों क्या है? सीधी सी बात है, रेपो रेट का जो रिवर्स होता है उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। अब इसमें क्या होता है दोस्तों कि मान लीजिए बैंक का ट्रांजेक्शन दिन भर के ट्रांजेक्शन के बाद कुछ एक्स्ट्रा पैसा बैंक के पास पड़ा है,
और वो बैंक क्या करता है कि वो एक्स्ट्रा पैसा वो आरबीआई को दे देता है एक पर्टिकुलर ब्याज पे। अब बैंकों ने, सपोज एसबीआई ने अपना पैसा आरबीआई को दिया रखने के लिए, तो आरबीआई इसके ऊपर ब्याज देगा, आरबीआई देगा ब्याज एसबीआई को, वो उसे कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। और जब एसबीआई लेता है आरबीआई से तो वो रेपो रेट होता है, ठीक है। तो जब जब एसबीआई ने आरबीआई को अपना एक्स्ट्रा पैसा रखने के दिया तो वो हो जाएगा रिवर्स रेपो रेट। तो नई नीति के हिसाब से कितना रेपो रेट है? 5.75, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विवादित इलाका डोकलाम किस देश में है? आजकल ये डोकलाम शब्द बहुत सुन रहे होंगे आप। अब ये पूछा गया कि वो किस देश में है, भारत में, चीन में, तिब्बत में या भूटान में? दोस्तों इसका आंसर है डी, भूटान। ये देखिए फोटो है, ये है, यहाँ पे है डोकलाम प्लेट्यू, उसके ऊपर है चाइना, यहाँ भूटान है, यहाँ ये इंडिया है। इस इलाके को हम कहते हैं चिकन नेक। जो इंडिया का जो इलाका है, ये जो बहुत ही पतला सा इलाका है जो इंडिया के मेन लैंड को नॉर्थ ईस्ट से जोड़ता है, इसको चिकन नेक कहते हैं। दोस्तों चाइना यहाँ पर डोकलाम में आकर अब एक सड़क बनाना चाहता है। ये इलाका असल में भूटान का है। भूटान के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो चीन का विरोध कर सके, तो इंडिया ने अपने दोस्त भूटान की मदद करने के लिए वहाँ पर अपने सैनिक भेजे हुए हैं। इसके पीछे इंडिया का भी एक फ़ायदा ये है दोस्तों कि अगर मान लीजिए चीन यहाँ पर सड़क बना लेता है तो यहाँ से जो चिकन नेक इंडिया का जो इलाका है, ये सिक्किम यहाँ पर है, सिक्किम है, ये बहुत पास हो जाएगा। तो कभी भी मान लीजिए युद्ध की स्थिति होती है तो चाइना के पास बहुत आसान रास्ता होगा बहुत कम समय में वो इस पूरे नॉर्थ ईस्ट इलाके को इंडिया से अलग करने का। तो किसी भी हालत में इंडिया नहीं चाहता है कि यहाँ पे सड़क बने और इससे कि युद्ध के समय पे चाइना को एडवांटेज मिले। तो डोकलाम कहाँ पर दोस्तों? डोकलाम भूटान में है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रतले पन बिजली संयंत्र किस प्रदेश में है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम। दोस्तों रतले पन बिजली संयंत्र जो है वो जम्मू कश्मीर में है। रतले पन बिजली संयंत्र जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में चेनाब नदी पर बना है। दोस्तों एक क्वेश्चन तो ये हो गया कि रतले पन बिजली किस प्रदेश में है, तो वो हो गया जम्मू कश्मीर। अब अगर आता है कि किस नदी पे बना है, तो वो है चेनाब नदी पे। इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि अभी इंडिया ने किशन गंगा पन बिजली योजना और रतले पन बिजली योजना के ऊपर काम दोबारा शुरू कर दिया है और थोड़ा पाकिस्तान से उनका डिस्प्यूट चल रहा था इस मैटर के ऊपर, लेकिन वर्ल्ड बैंक ने कुछ जो वर्ल्ड बैंक ने इसको परमिशन दोबारा इंडिया को दे दी है कि वो इस पर बना सकता है। प्रॉब्लम क्या है कि चेनाब नदी पर ही चेनाब और झेलम नदी, बल्कि झेलम नदी पर पाकिस्तान एक डैम बना रहा है, अब अपनी पन बिजली योजना बना रहा है। अब इंडिया अगर जो अपने डैम बनाता है तो जो पानी का फ्लो है वो पाकिस्तान के पास कम जाएगा, पानी कम जाएगा, क्योंकि इंडिया डैम बना के अपनी बिजली योजना पूरी कर लेगा, तो जिससे कि उनका जो डैम है वो अपनी पूरी एफिशिएंसी से काम नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए उन्होंने केस उठाया था, वो वर्ल्ड बैंक में वो गए, क्योंकि इंडिया, पाकिस्तान और वर्ल्ड बैंक ने साइन किया है टीटी, जिसको हम बोलते हैं सिंधु नदी जल समझौता। और अब इसमें है क्या कि वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को परमिशन दे दी है, कुछ पॉइंट्स उठाए लेकिन उन्होंने परमिशन दे दी कि आप बना सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है रतले पन बिजली योजना। और ये पूछा जा सकता है पहला तो किस प्रदेश में है, तो जम्मू कश्मीर में है, और किस नदी पे? चेनाब नदी में। 25 जून 2013 को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इसकी आधारशिला रखी थी और 2018 तक इसका निर्माण पूरा किया जाना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आया कि भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि किस वर्ष लागू हुई? ये भी जस्ट मैंने बात की थी कि सिंधु जल संधि थी वो इंडिया और पाकिस्तान और वर्ल्ड बैंक के बीच में हुई है। और ये कब लागू हुई? 1960, 1962, 64, 66। दोस्तों जो ये जल संधि है वो हस्ताक्षर उसमें हुए 1960 में। दोस्तों सिंधु जल संधि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एकमात्र ऐसा एक समझौता है जो इतने सालों के बाद भी टिका रहा। इतना लड़ाई हुई, 2-3 वॉर हो गए बीच में, कारगिल हो गया, 71 हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी सिंधु जल समझौता दोनों देशों ने इसको एक्सेप्ट किया था, जो साइन किया था उस पर वो टिके रहे और इसको तोड़ा नहीं।
इसमें इंडिया का ज़्यादा योगदान है, क्योंकि जो नदियां हैं वो इंडिया की तरफ से होके गुजर रही पाकिस्तान में। तो अगर इंडिया थोड़ा सा कुछ मजबूत फैसला लेता और ये समझौता ख़त्म कर देता और पाकिस्तान जाने वाली नदी का पानी अपनी तरफ मोड़ लेता या ना जाने देता, तो पाकिस्तान को बहुत दिक्कत आती। तो लेकिन इंडिया ने अपना दरियादिली दिखाई और इस समझौते को हमेशा रखा है। लेकिन अभी कुछ इसमें विवाद भी हुआ, जो मैंने आपको पहले बता दिया था, किशन गंगा पनबिजली योजना और रतले पनबिजली योजना के ऊपर। लेकिन वर्ल्ड बैंक ने इंडिया का सपोर्ट किया है और इंडिया ने वर्ल्ड बैंक ने सब इसको परमिशन दी है। तो सिंधु जल संधि पर भारत और पाकिस्तान ने 1960 में हस्ताक्षर किए थे। इस संधि के लिए दोनों देशों में 9 साल तक वार्ता चली थी। इसमें विश्व बैंक ने मदद की थी। इस संधि पर विश्व बैंक के भी हस्ताक्षर हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कनहर सिंचाई परियोजना से निम्नलिखित में कौन सा प्रदेश जुड़ा नहीं है? कनहर एक सिंचाई परियोजना है। पूछा जा रहा है कि इन चारों में से कौन सा एक ऐसा प्रदेश है जो इससे जुड़ा नहीं है, इस योजना से? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़। दोस्तों इसका आंसर है राजस्थान। राजस्थान इससे नहीं जुड़ा है। 3 जो स्टेट्स हैं वो जो जुड़े हैं कनहर सिंचाई परियोजना से, वो है उत्तर प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़। उत्तर प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में विकास के लिए बेहद जरूरी ड्रीम प्रोजेक्ट कनहर सिंचाई परियोजना है। दोस्तों जो नक्सल प्रभावित इलाके में, अभी एक फोटो दिखाता हूँ, ये है कनहर बांध परियोजना का। ये यहाँ बिहार है, ये यूपी है, ये झारखंड है। ये देखिए दोस्तों, पर ये कनहर जलाशय है और यहाँ पर ये यहाँ पे चल रहा है। तो दोस्तों जो कनहर है वो नक्सल इलाके से सिंचाई परियोजना है। नक्सल प्रभावित इलाके हैं, वहाँ से वो नहर के रूप में गुजारना चाहते हैं, जिससे कि वहाँ पे खेती बाड़ी अच्छी तरीके हो सके। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ के लिए, क्योंकि अगर ये परियोजना पहुँचती है, सिंचाई वहाँ पहुँचती है, तो खेती अच्छी होगी तो वहाँ डेवलपमेंट होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये योजना बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों प्रदेशों के लिए। ये बांध इसलिए आजकल खबर में आया है क्योंकि यूपी गवर्नमेंट ने पैसा अलॉट नहीं किया है इस योजना के लिए, कुछ डिले कर दिया है। तो यही बात की जा रही थी कि क्या ये परियोजना बंद कर दी जाएगी, लेकिन उनके यूपी के मंत्री ने बोला कि पैसे की कमी के कारण कोई भी परियोजना बंद नहीं की जाएगी। तो हो सकता है कि बाद में पैसा रिलीज़ किया जाए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बॉलीवुड के किस प्रख्यात अभिनेता ने राजनीति से संन्यास लेते हुए राज्यसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया? कौन एक हीरो है अभिनेता है जिसने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है और संन्यास ले लिया है पॉलिटिक्स से? विजयकांत, धर्मेंद्र, मिथुन चक्रवर्ती या राज बब्बर? दोस्तों आंसर है मिथुन दा। हमारे मिथुन दा ने संन्यास ले लिया है राजनीति से, पॉलिटिक्स से, और इसके चलते उन्होंने राज्यसभा से भी इस्तीफा दे दिया है। अगले क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रसिद्ध पुस्तक इंदिरा गांधी अ लाइफ इन नेचर किसने लिखी है? थोड़ा सा इंपॉर्टेंट किताब है दोस्तों कि इंदिरा गांधी अ लाइफ इन नेचर किसने लिखी है। 4 ऑप्शन है: पंकज शेख सरिया, जयराम रमेश, धीरेन्द्र झा, सुजाता राव। दोस्तों इंदिरा गांधी अ लाइफ इन नेचर जयराम रमेश ने लिखी है। ऑप्शन है बी। जयराम रमेश पुराने कांग्रेसी हैं और पर्यावरण मंत्री भी रहे हैं और राजीव गांधी फैमिली से बहुत इनके क्लोज ताल्लुकात रहे हैं और इसीलिए उन्होंने इंदिरा गांधी अ लाइफ इन नेचर नामक पुस्तक भी लिखी है। किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है? ये थोड़ा सा क्वेश्चन आता रहता है, रिपीट क्वेश्चन होता रहता है कई एग्जामों में कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाया जाता है? 10 मई, 25 अप्रैल, 1 मई या 20 मई? दोस्तों आसान है इसका आंसर है सी, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस का। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस को मई दिवस के रूप में नाम से जाना जाता है। इसकी शुरुआत 1886 में शिकागो में उस समय हुई थी जब मजदूर मांग कर रहे थे कि काम की अवधि 8 घंटे हो और सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी हो। दोस्तों पहले क्या था कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब से आया तो मजदूरों को बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया गया और उनसे 15-15 घंटे तक काम कराए गए थे। आज लेबर लॉ है, आज हम 8 घंटे की ड्यूटी करते हैं और उसका सैलरी मिलती है और छुट्टी मिलती है एक संडे की हमें। लेकिन उस समय ना छुट्टी थी, 7 दिन काम करना पड़ता था मजदूरों को और 15-14 घंटे लगातार काम करते थे। तो उनकी ये थे कि 8 घंटे की ड्यूटी होगी और सप्ताह में 1 दिन छुट्टी
की मांग उन्होंने की थी। इसके चक्कर में हड़ताल हुई। हड़ताल के दौरान एक व्यक्ति ने बम फोड़ दिया और प्रदर्शन स्थल पर अफरा तफरी मच गई। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने मजदूरों पर गोली चलाई। गोलीबारी में कुछ मजदूरों की मौत हो गई, साथ में कुछ पुलिस भी मारी गए। इसके बाद 1886 में शिकागो में हुआ था। यहाँ पे है 1889 में पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय महासभा की द्वितीय बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया गया कि 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाएगा। कब पारित किया गया? पेरिस में 1889 में। तब से ही दुनिया के 80 देशों में मई दिवस को राष्ट्रीय अवकाश के रूप में मनाया जाने लगा है। भारत में 1923 में इसे राष्ट्रीय अवकाश के रूप में मनाया जाता है। 1923 में इसमें जो एम.एन. रॉय थे, कम्युनिस्ट एम.एन. रॉय, बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था उन्होंने, और उन्होंने मांग की थी इसलिए। तो इंडिया में ये 1923 से मनाना शुरू किया गया और उसका राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया गया 1923 से। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस थे जो टेस्ट नंबर 6 से हमने लिए थे। ये टेस्ट सीरीज दोस्तों है, फिर से आपको रिमाइंड करा दूं कि टेस्ट सीरीज चल रही है। 50 टेस्ट दिए जाएंगे आपको, 40 मॉड्यूल 10 फुल लेंथ पेपर होंगे। और जिस किसी को दोस्त को ज्वाइन करना चाहता है तो 8317040152 पे कॉल कर सकता है, टेस्ट ले सकते हैं दोस्तों, और बाकी के टेस्ट की आप जानकारी ले सकते हैं। मैं अगला वीडियो लेकर जल्दी हाजिर होऊंगा दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।